हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमित और आप देख रहे हैं परफेक्ट एक्शन अकाउंटिंग सॉल्यूशंस। दोस्तों, हम लोगों ने पिछली वीडियोस में जर्नल सीख लिया, लेजर सीख लिया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैश बुक हम लोगों ने सीखा। उसके साथ साथ दोस्तों हम लोगों ने परचेज बुक और सेल्स बुक भी सीखा। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि परचेज रिटर्न बुक क्या होता है और इसे हम किस तरह से मेंटेन करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक उन पुराने वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ हमारे चैनल पे जाइए, आपको इससे रिलेटेड प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। उन प्लेलिस्ट को आप जरूर देखिए। उसे देखने के बाद आपका सारा कंसेप्ट जो है अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और साथ ही दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस वीडियो से कुछ सीखते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है परचेज रिटर्न बुक। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि आप जो परचेज करके लाएंगे उसे जब आप रिटर्न कर देंगे तो उसका एंट्री आप इस बुक में करेंगे। ठीक है दोस्तों, यानी कि आप जिस गुड्स का बिजनेस कर रहे हैं वो गुड्स अगर आप परचेज करके लाते हैं और किसी कारणवश उसे रिजेक्ट कर देते हैं, रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, वो जो आपने परचेज किया है वो अकॉर्डिंग टू सैंपल नहीं है, ठीक है। आपको जो सैंपल दिया गया था उसके अकॉर्डिंग वो परचेज नहीं हुआ है, या फिर दोस्तों उसमें रेट का डिफरेंस है, या फिर वो मटेरियल जो आपने रिसीव किया है वो मटेरियल सही नहीं है, वो रिजेक्ट हो गया है, आपके लैब द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया है। तो इस केस में आप क्या करेंगे, उस गुड्स को आप रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो जब आपने परचेज किया तो आपने उसका एंट्री परचेज बुक में कर लिया, ठीक है। जब आप इसको रिटर्न करेंगे तब आप इसका एंट्री कहाँ पे करेंगे दोस्तों, परचेज रिटर्न बुक में करेंगे। क्लियर दोस्तों? आइए दोस्तों, इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे कहता है कि कैश परचेज रिटर्न, ठीक है। अगर आपने कैश में परचेज किया है और उसे अगर आप रिटर्न कर रहे हैं तो उसका एंट्री परचेज रिटर्न बुक में नहीं होगा। उसका एंट्री दोस्तों कहाँ पे होगा, कैश बुक में होगा, क्योंकि वो कैश में परचेज किया गया था। क्लियर है? नेक्स्ट है दोस्तों परचेज रिटर्न ऑफ एसेट। अगर आप बिजनेस में कोई एसेट परचेज करके लाते हैं और उसे आप किसी कारण से रिटर्न करते हैं तो उसका एंट्री भी आप परचेज रिटर्न बुक में नहीं करेंगे। परचेज रिटर्न बुक में सिर्फ और सिर्फ गुड्स का एंट्री करते हैं जिस गुड्स का आप बिजनेस कर रहे हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है दोस्तों क्रेडिट परचेज रिटर्न, यानी कि अगर आप उधार में कोई गुड्स परचेज करके लाते हैं तो उसका एंट्री आपको परचेज रिटर्न बुक में करना है। क्लियर है? नेक्स्ट है कैश डिस्काउंट। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कैश परचेज रिटर्न का एंट्री हमें परचेज रिटर्न बुक में नहीं करना है, तो कैश डिस्काउंट का भी एंट्री परचेज रिटर्न बुक में नहीं होगा। उसके बाद है दोस्तों ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट का एंट्री दोस्तों परचेज रिटर्न बुक में होगा। क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। दोस्तों, अब अगर हम बात करें परचेज रिटर्न बुक के फॉर्मेट की, तो ये है दोस्तों परचेज रिटर्न बुक का फॉर्मेट, जिसमें सबसे पहला कॉलम है डेट का। उसके बाद है दोस्तों पर्टिकुलर्स का कॉलम, जिसमें आप सप्लायर का डिटेल डालेंगे। क्लियर है? उसके बाद दोस्तों जो कॉलम है वो है डेबिट नोट का कॉलम, ठीक है। जब आप परचेज करते थे तो यहाँ पे आपका इनवॉइस नंबर का कॉलम हुआ करता था, ठीक है। लेकिन परचेज रिटर्न बुक में यहाँ पे डेबिट नोट का कॉलम होगा, क्योंकि जब भी आप कोई गुड्स परचेज करते हैं और उसे जब भी आप रिटर्न करेंगे तो आप एक डेबिट नोट इशू करेंगे, ठीक है। उस डेबिट नोट का नंबर आपको यहाँ पे डालना है। क्लियर है दोस्तों? उसके बाद दोस्तों लेजर फॉलियो का कॉलम। तो लेजर फॉलियो का कॉलम तो आप लोग जानते ही हैं, जिस लेजर के जिस पेज नंबर पे ये एंट्री होगा उसका पेज नंबर आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। उसके बाद आगे में यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों डिटेल्स का कॉलम है, कॉस्ट का कॉलम है, जीएसटी से रिलेटेड कॉलम्स हैं, पैकिंग चार्ज का कॉलम है और फिर टोटल अमाउंट का कॉलम है। दोस्तों, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो पहले पूरा क्वेश्चन को रीड कर लें। पूरा क्वेश्चन को रीड करने से क्या होगा कि आपको पता चल पाएगा कि आखिर हमें कितने कॉलम्स बनाने हैं। अगर मान लेते हैं कि आपके क्वेश्चन में जीएसटी से रिलेटेड कोई डिटेल नहीं दिया गया है, ठीक है, तो आपको जीएसटी से रिलेटेड कॉलम्स को नहीं बनाना है। अगर मान लेते हैं कि आपको पैकिंग चार्ज का कोई चार्ज नहीं किया गया है क्वेश्चन में, तो आपको पैकिंग चार्ज का कॉलम नहीं बनाना है। अगर मान लेते हैं कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फ्रेट चार्ज किया गया है, तो आपको यहाँ पे फ्रेट का कॉलम बनाना है, ठीक है। तो उस तरह से आपको पहले क्या करना है कि क्वेश्चन को रीड कर लेना है, देखना है कि आपको उसमें किन किन कॉलम्स की जरूरत पड़ेगी। क्लियर है दोस्तों? अगर मान लेते हैं कि क्वेश्चन में जीएसटी पैकिंग चार्ज वगैरह कुछ नहीं दिया गया है, सिर्फ दिया गया है कि इतने रुपए का परचेज रिटर्न किया गया, तो आपको इतना सारा कॉलम्स बनाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट नोट, लेजर फॉलियो और अमाउंट का कॉलम बनाएंगे। क्लियर है दोस्तों? लेकिन अगर उसमें एडिशनल डिटेल दिया गया है, ठीक है, कि जीएसटी चार्ज किया गया है, फ्रेट चार्ज किया गया है, पैकिंग चार्ज किया गया है, तो आपको उससे रिलेटेड कॉलम्स यहाँ पे बना लेने हैं। क्लियर है दोस्तों? तो चलिए दोस्तों, अब इन एग्जांपल्स की मदद से हम इसे और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि इंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द परचेज रिटर्न बुक ऑफ पंकज ट्रेडर्स। ठीक है, पंकज ट्रेडर्स का आपको परचेज रिटर्न बुक बनाना है, तो उसमें सबसे ऊपर में आप लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ पंकज ट्रेडर्स और हेडिंग देंगे परचेज रिटर्न बुक। ठीक है, उसके बाद आप एक फॉर्मेट तैयार करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कहता है कि 1 मार्च 2020 को रिटर्न गुड्स टू मोहन ट्रेडर्स को गुड्स रिटर्न कर दिया गया। ठीक है, पहले परचेज किया गया था जिसे अब रिटर्न किया जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, ट्रांजैक्शन का डेट डालेंगे। क्या होगा, 1 मार्च 2020, 1 मार्च 2020। पार्टिकुलर्स में क्या डालेंगे दोस्तों, पार्टिकुलर्स में हम डालेंगे मोहन ट्रेडर्स। ठीक है, उसके बाद दोस्तों डेबिट नोट नंबर 135, डेबिट नोट नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप डेबिट नोट के कॉलम में यहाँ पे 135 डाल देंगे। क्लियर है। अब यहाँ पे आइटम्स का डिटेल दिया गया है कि कौन कौन से आइटम्स रिटर्न किए गए। तो सबसे पहले दोस्तों 100 जीन्स एट द रेट ₹300 ईच, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 100 जीन्स एट द रेट ₹300। क्लियर है। कितना अमाउंट हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका 30,000। तो ये 30,000 हम कहाँ पे लिखेंगे, डिटेल्स के कॉलम में लिखेंगे। क्लियर है। उसके बाद दोस्तों 100 शर्ट एट द रेट ₹200 ईच, हम यहाँ पे लिखेंगे 100 शर्ट एट द रेट ₹200। ठीक है, यहाँ पे ईच लिख दीजिए। अमाउंट कितना हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे अमाउंट हो जाएगा आपका 20,000। क्लियर। उसके बाद कोई आइटम नहीं है, सिर्फ यही 2 आइटम है, तो यहाँ पे हम इसको ऐड कर लेते हैं। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 50,000। उसके बाद है दोस्तों ट्रेड डिस्काउंट 20%, 20% ट्रेड डिस्काउंट भी लगाया गया है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे दोस्तों, लेस ट्रेड डिस्काउंट को क्या करेंगे, लेस करेंगे, लेस ट्रेड डिस्काउंट 20%। ठीक है, तो 50,000 का 20% कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 10,000। अब हम क्या करेंगे, ये 10,000 को इस 50,000 में से लेस कर देंगे। कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका 40,000। क्लियर है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है कि IGST 5%, IGST चार्ज किया गया है 5%। IGST मतलब इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सेल किया गया था जिसे अब रिटर्न किया जा रहा है। क्लियर है। तो हम यहाँ पे IGST चार्ज करेंगे, एड IGST 5% एट द रेट 5%। ठीक है, तो 40,000 का 5% कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 2,000। क्लियर है। अब इस अमाउंट को हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें ऐड कर लेंगे, बिकॉज IGST को क्या करना है, ऐड करना है। कितना हो जाएगा, ये 42,000। क्लियर है। उसके बाद दोस्तों आगे कर रहा है कि पैकिंग चार्ज ₹10,000 एक्स्ट्रा ऑन इनवॉइस, पैकिंग चार्ज भी 10,000 रुपया लगाया गया था, उसको भी हम यहाँ पे चार्ज कर देंगे। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, पैकिंग चार्ज कितना अमाउंट है, 10,000, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10,000 और इसे क्या करेंगे दोस्तों, ऐड कर लेंगे। ठीक है, कितना अमाउंट हो जाएगा, ये 52,000। क्लियर है। ये इस बिल का टोटल अमाउंट हो गया। अब दोस्तों कॉस्ट की अगर हम बात करें तो कॉस्ट में कौन सा अमाउंट डालेंगे, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आइटम का रेट में से ट्रेड डिस्काउंट को घटाने के बाद जो अमाउंट आता है उसे हम कॉस्ट में डालते हैं। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 40,000 यहाँ पे हम डाल देंगे। क्लियर है। उसके बाद इनपुट CGST, दोस्तों CGST तो है ही नहीं इसमें, तो कुछ नहीं होगा। SGST भी नहीं है, इनपुट IGST है। IGST का अमाउंट कितना है दोस्तों, IGST का अमाउंट है 2,000, यहाँ पे हम लिखेंगे 2,000। क्लियर है। पैकिंग चार्ज है क्या, पैकिंग चार्ज देख लेते हैं, पैकिंग चार्ज 10,000। क्लियर है। टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा दोस्तों, टोटल अमाउंट हो जाएगा यहाँ पे 52,000। ठीक है, इन तीनों को भी अगर हम ऐड करेंगे तो 52,000 ही होगा। क्लियर है दोस्तों। तो इस तरह से आप परचेज रिटर्न का एंट्री करेंगे। एक और एग्जांपल दोस्तों हम देख लेते हैं। दूसरा कहता है रिटर्न गुड्स टू राम गोपाल फॉर ₹10,000 एज द गुड्स वी आर नॉट अकॉर्डिंग टू द सैंपल। ठीक है, क्या कर रहा है कि राम गोपाल को आप 10,000 रुपया का गुड्स जो है रिटर्न कर दीजिए। क्यों, क्योंकि ये जो गुड्स है नॉट अकॉर्डिंग टू सैंपल है, जो सैंपल दिखाया गया था उसके अकॉर्डिंग नहीं है, इसलिए हम इस गुड्स को क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं। तो इसका एंट्री कैसे होगा दोस्तों, ट्रांजेक्शन का डेट डालेंगे सबसे पहले 2 मार्च 2020। ठीक है, और पार्टिकुलर्स में क्या लिखेंगे दोस्तों, राम गोपाल। दोस्तों यहाँ पे आप देखिएगा कि यहाँ पे कोई भी आइटम का डिटेल नहीं दिया गया है। ठीक है, सिर्फ इसमें दिया गया है कि 10,000 रुपये का आपने गुड्स रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो डिटेल्स में क्या आ जाएगा यहाँ पे दोस्तों, 10,000 आ जाएगा। ठीक है, उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे देखिएगा ना तो GST चार्ज किया गया है, ना पैकिंग चार्ज है, ना फ्रेट है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो हमको कुछ भी यहाँ पे डालने की जरूरत नहीं है। क्लियर है। तो कॉस्ट में कितना अमाउंट आ जाएगा दोस्तों,
इसे हम डबल अंडरलाइन कर देंगे बिकॉज ये फाइनल अमाउंट है, ठीक है। तो कॉस्ट में कितना अमाउंट आ जाएगा, तो कॉस्ट में आ जाएगा 10,000, ठीक है। CGST कुछ नहीं है, SGST कुछ नहीं है, IGST कुछ नहीं है, पैकिंग चार्ज भी कुछ नहीं है। तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 10,000। क्लियर है। इस तरह से आप इसका एंट्री करेंगे। उसके बाद दोस्तों क्या करना होगा, जब आप पूरा एंट्री कर लेंगे तो उसके बाद इसका टोटल करना होता है, ठीक है। तो टोटल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह से लाइन खींचेंगे, फिर एक लाइन खींचेंगे और उसके नीचे वाले जो लाइन है उसको डबल अंडरलाइन करेंगे क्योंकि ये फाइनल टोटल है, ठीक है। अब इसमें से दोस्तों किस किस अमाउंट को हम यहाँ पे लिखेंगे, तो इसमें से दोस्तों इस 10,000 को लिखेंगे और इस 52,000 को लिखेंगे, ठीक है। आप ये जो अमाउंट यहाँ पे लिखे हैं इसको आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं, ठीक है। बल्कि मैं तो कहूँगा कि यहीं पे लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। 2,000, 10,000 एंड 52,000, ठीक है। यहाँ पे आपको नहीं लिखना है, जहाँ पे इसका फाइनल टोटल होगा वहीं पे आप इसका अमाउंट लिखेंगे। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे फाइनल टोटल किया गया है तो यहीं पे इसका अमाउंट हम लिखेंगे। क्लियर है। तो इन दोनों अमाउंट का टोटल हम यहाँ पे लिखेंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों 62,000। क्लियर है। उसके बाद अगर कॉस्ट की बात करें तो यहाँ कितना हो जाएगा 50,000। CGST SGST कुछ नहीं, IGST कितना है दोस्तों 2,000, पैकिंग चार्ज 10,000 एंड टोटल 62,000, ठीक है। तो इस तरह से आप परचेज रिटर्न बुक को मेंटेन करेंगे। अब दोस्तों इसमें कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान देने वाली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि CGST और SGST का कॉलम तो खाली रह गया, इसका कोई यूज ही नहीं हुआ, है ना। इसीलिए कहता हूँ कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो क्वेश्चन को पूरा रीड करें। रीड करने से आपको पता चलेगा कि आपको कितने कॉलम्स की ज़रूरत है, ठीक है। अब इन दोनों कॉलम्स की तो ज़रूरत थी नहीं, अगर मैंने क्वेश्चन को पहले रीड कर लिया होता तो इन दोनों कॉलम्स को मैं बनाता ही नहीं, है ना। तो इसलिए आप पहले से क्वेश्चन को रीड कर लें, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपको GST से रिलेटेड कॉलम्स बनाने हैं या नहीं, पैकिंग चार्ज के कॉलम्स बनाने हैं कि नहीं, फ्रेट के कॉलम्स बनाने हैं कि नहीं, है ना, या सिर्फ आपको डिटेल्स के बाद टोटल अमाउंट के कॉलम्स बनाने हैं, तो ये आपको वहाँ से पता चल जाएगा। क्लियर है दोस्तों। तो इस तरह से आप परचेज रिटर्न बुक मेंटेन करेंगे। आई होप कि आज की इस वीडियो से आपको सारा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ ही दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।